नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी वायर में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। एक सेट हमने अपलोड किया हुआ है चैनल पर, तो आप लोगों ने अगर उस सेट के 30 क्वेश्चन नहीं लगाए हैं तो सबसे पहले आप उस सेट के 30 क्वेश्चन भी लगा लीजिए और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 मतलब कि ये वीडियो को भी आप अंत तक देखिए और कोशिश ये कीजिएगा कि आपसे सारे के सारे प्रश्न बन जाए। ठीक है मित्रों, तो चलिए हम बात करते हैं हमारे सेशन की, हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं। ठीक है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले जहाँ पर मतलब देखिए यहाँ पर ये कहा है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिल सके, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देखिए बच्चे उसी वातावरण में सीख पाएंगे जहाँ उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिल सके। अगर आप उनके अनुभव की बात ही नहीं कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे, तो बच्चे वहाँ पर सीखेंगे ही नहीं, कुंठित हो जाएंगे ऊपर से। ठीक है, मतलब वो कुछ सीखने की उम्मीद भी नहीं रखेंगे और कहना चाहिए कि वो मतलब जो उनके अंदर टैलेंट है वो बाहर ही नहीं आ पाएगा। तो उनके अनुभव एवं भावनाओं की हमको क्या करना चाहिए, हमें स्थान देना चाहिए, हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह उदाहरण है। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो अपने अध्यापक से क्या सीखता है, समय की पाबंदी सीखता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, वाचिक अधिगम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अधिगम अंतरण का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब सभी ऑप्शंस पर हम बात करते हैं वन बाय वन। देखिए वाचिक अधिगम यानी कि बोलकर सीखना। ठीक है, तो मतलब विद्यार्थी जो है वो तो अध्यापक को देखकर सीख रहा है, अध्यापक उसे ये नहीं बता रहा है कि समय की पाबंदी इस तरीके से की जा रही है। ठीक है, मतलब वो देखकर सीख रहा है, प्रेक्षण करके सीख रहा है, वो प्रेक्षण करके सीख रहा है। ठीक है, कौशल अधिगम यानी कि करके सीखना, अधिगम अंतरण यानी कि बहुत सारी चीजों को आत्मसात कर लेना, अपने आप में उसे कहना चाहिए आत्मसात कर लेना, इंटरलाइज कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्रों, प्रेक्षण अधिगम देख कर सीखना। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है। ठीक है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद खालिस्तान चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद हमें क्या करना चाहिए, उनके निदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर विद्यार्थी कोई चीज़ सीख रहा है, अगर उसके सीखने में कोई रिक्तियां रह जाती है तो उसके निदान के लिए हमको क्या करना चाहिए वो बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सघन अभ्यास का कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, अगर विद्यार्थी है वो कोई चीज़ नहीं सीख पा रहा है, कुछ रिक्तियाँ रह जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा अभ्यास कराना चाहिए, क्या समुचित उपचारात्मक कार्य कराना चाहिए, या सभी पाठों को फिर से हमें दोहराना चाहिए, या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए? तो मित्रों यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव आंसर होगा तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुचित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो कोई चीज़ सीख नहीं पा रहा है, कुछ रिक्ति रह जाती है, तो हमें उसके लिए उपचारात्मक कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, मतलब जैसे कि हम अतिरिक्त कक्षाएं ले सकते हैं, उसके लेवल के अकॉर्डिंग जाकर उसे समझा सकते हैं, बेसिक से उसे कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब बात करते हैं मित्रों अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, ओके, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा मित्रों? क्रोध। ठीक है, क्रोध प्रकट करता है, वह क्या इंगित करेगा? देखिए एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थी की छोटी छोटी गलतियों पर क्या हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रोध प्रकट करता है। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, वह बच्चे का शुभचिंतक है। ऑप्शन नंबर बी, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो मित्रों यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, तभी तो वह छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट कर रहा है। ठीक है, तभी तो छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट कर रहा है, क्योंकि देखिए अगर बच्चा है, बच्चा तो गलती करेंगे ही करेंगे, मतलब बच्चे जो है वो गलती करते ही करते हैं, गलती करके ही सीखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्रोधित होने की आवश्यकता तो है नहीं, और एक शिक्षक को अपने आप को इतना प्रिपेयर रखना चाहिए, अपने आप को इतना संतुलित रखना चाहिए कि बच्चा मतलब कोई भी मिस्टेक करे तो क्रोध तो आए ही ना एटलीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों पर तो बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो अगर वो संवेदनात्मक रूप से ठीक नहीं है, संतुलित नहीं है, तो वो बिल्कुल क्रोधित हो जाएगा। तो यही इंडिकेट करता है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है, इसलिए वो छोटी छोटी गलतियों पर क्रोधित हो जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। ठीक है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ओके, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ की बात यहाँ पर हो रही है। कौन सा कथन सही है पूछा गया है। ठीक है मित्रों, सही है पूछा गया है। ठीक है, यह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत की गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया क्या है, एक दस्तावेज है जो भारत के विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। ठीक है, और आप प्लीज एनसीएफ 05 एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, 1 नंबर यहाँ से आएंगे ही आएंगे, मतलब 1 नंबर हमारा एनसीएफ 05 से बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खालिस्तान की ओर संकेत करती है। ठीक है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खालिस्तान की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए, वे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों द्वारा सामाजिक आर्थिक स्तर। ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी, सीखने की अनुपस्थिति। ठीक है, तो देखिए अगर कोई शिक्षार्थी है, कोई विद्यार्थी है, कोई बालक है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो ये गलतियां मतलब क्या हमें बताती है, तो ये हमें बताती है कि विद्यार्थी कैसे सीख रहे हैं। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा कि विद्यार्थी किस प्रकार से सीख रहे हैं, किस मतलब कैसे सीख रहे हैं। क्या वो सीखने की गति उनकी बहुत धीमी है, या आप जो सिखा रहे हैं वो उसे दूसरी तरीके से सीख रहे हैं, मतलब कैसे सीख रहे हैं, यही इंडिकेट करती है उनकी त्रुटियां। ठीक है, तो त्रुटियां सीखने का एक भाग है, आप ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मतलब एक ये इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है कि भाई त्रुटियों से संबंधित त्रुटियां क्या इंडिकेट करती है, क्या त्रुटियां सीखने का एक भाग है। तो त्रुटि यानी कि गलती हमारे सीखने का एक भाग है, बच्चे के भी सीखने का एक भाग है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। एक बच्चा जो खालिस्तान से ग्रस्त है वह सा को वॉज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। देखिए सबसे पहले हमें उस बच्चे की प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज करके दिया हुआ, कंफ्यूजन में ला कर दिया हुआ है, तो हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बच्चा है जो खालिस्तान से ग्रस्त है, मतलब हमें बीमारी का नाम पूछा गया। अब वो क्या कर रहा है, सा को वॉज कर रहा है, मतलब वॉज पढ़ रहा है, तो सा का उल्टा क्या हो जाएगा मित्रों, वॉज, यानी कि उल्टे अक्षर पढ़ रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, यानी कि एन उसको यू दिख रहा है और यू उसको एन दिख रहा है। ठीक है, एन उसको यू दिख रहा है और यू उसको क्या दिख रहा है मित्रों, एन दिख रहा है, मतलब कुल मिला के उसे उल्टे अक्षर दिख रहे हैं। ठीक है, उल्टे अक्षर दिख रहे हैं बच्चे को। ठीक है, तो उसे कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, आप लोगों ने अगर वो आमिर खान की तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी तो उसमें वो जो बच्चा होता है ईशान अवस्थी, उसे भी कुछ इस तरीके की ही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब वो बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है पर उसे जो अक्षर जो होते हैं वो मतलब उल्टे दिखते हैं और इस तरीके से वो चलते हुए दिखते हैं, तो उसे भी यही प्रॉब्लम रहती है। तो हम देख लेते हैं कि ईशान अवस्थी को कौन सी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो सा को वास और न्यूक्लियर को अनक्लियर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए शब्द डबलिंग विकार, ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी
डिस्मॉर्फिया। तो मित्रों यहाँ पर आंसर जो होगा वो हो जाएगा शब्द डबलिंग विकार। शब्द डबलिंग विकार मतलब उससे क्या हो रहा है कि एक शब्द उल्टा दिख रहा है, ठीक है, मतलब शब्द डबलिंग विकार उसे क्या दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ओके, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, ठीक है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, ऑप्शन नंबर ए, उसकी प्रगति को नियमित रूप से जांच करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, उसकी प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य देंगे, ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएंगे। ठीक है मित्रों, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए बच्चों की सीखने की प्रगति तभी हो सकती है जब हम उसे नियमित रूप से जांचेंगे, साथ साथ उसके लिए जांचना ही ज़रूरी नहीं है, हम उसके लिए सुधारात्मक उपाय भी करेंगे। देखिए अगर हमने बच्चे को एक पेज का राइटिंग वर्क दिया है तो हम बच्चे की जो उसकी मिस्टेक है उसे सुधारेंगे भी और उसे बताएंगे कि बेटा ऐसा नहीं बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है। तो मतलब सुधारात्मक उपाय भी कर रहे हैं और उसकी नियमित रूप से जो त्रुटियां है उसे हम जांच भी रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, ठीक है। कोहलबर्ग के अनुसार, मतलब यहाँ पर शिक्षण सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग जो है वो देखिए बहुत सारे शिक्षण सिद्धांत है, जीन पियाजे का शिक्षण सिद्धांत है, वाइगॉत्स्की का है, कोहलबर्ग का है, ब्रॉनफ्रेंड-बेर्नर का है, मतलब 8 से 10 ऐसे शिक्षण सिद्धांत है, उनसे 2-3 नंबर तो पक्के ही पक्के, तो आप प्लीज़ वो पूरे सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत में से क्वेश्चन आते ही आते, तो बहुत अच्छे से आप वो 8 से 9 सिद्धांत जो है जीन पियाजे का, ब्रूनर का, ठीक है, वाइगॉत्स्की का, कोहलबर्ग का, ब्रॉनफ्रेंड-बेर्नर का, ठीक है, तो ये सारे के सारे आप सिद्धांत पढ़ लीजिएगा मित्रों, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए उपयोगी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसी से क्वेश्चन आया है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें मूल्यों का विकास कर सकता है और कैसे व्यवहार किया जाना है इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए कठोर निर्देश देना तो बहुत ही नेगेटिव बात है। ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बिल्कुल भी नहीं, धार्मिक शिक्षा तो हम दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब ये एक रूल है कि आप अपने विद्यालय में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे, ठीक है। जो आपके सिलेबस में है, जैसे कि बहुत सारे त्योहारों के बारे में दिया हुआ है तो आप सारे त्योहार के बारे में बताइए, लेकिन कोई स्पेशल एक धर्म पर आप बात नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई एक धर्म है वो अपनी शिक्षा देना चाहता है तो उसे सरकार ने अनुमति जरूर दी है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो अपने धर्म का प्रचार नहीं कर सकता है, ठीक है। तो धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर तो बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ठीक है, नियम पर बात करना है नहीं, ठीक है। अनौपचारिक यानी कि नियम क्या होते हैं, एक सीमा से बंधित होते हैं, परंतु हमें बच्चों को बिल्कुल खुले वातावरण में सिखाना है, यानी कि सार्वजनिक कहना चाहिए सर्वांगीण विकास करना है बच्चे का, ठीक है। तो व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर भी नहीं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव ऑप्शन होगा नैतिक मुद्दों पर, ठीक है मित्रों, क्या हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें मूल्यों का विकास उनके नैतिक मूल्यों का विकास हम कर सकते हैं एक शिक्षक होने के नाते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखिए मित्रों, इतना सारा मेरा डिस्कशन करने का एक ही उद्देश्य रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ पाए, आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा समझ बढ़े और आप लोग किस तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है वो आप बहुत अच्छे से सीख जाए, ठीक है। तो यह है हमारा अगला आंसर, प्रश्न नंबर 10, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहना, नाटक कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन, ठीक है। देखिए प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर बच्चों के लिए जो सॉन्ग होते हैं, जो स्टोरीज होती है, जो ड्रामाज होते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लासेस लगती है, स्पोर्ट की क्लासेस लगती है, तो उन गतिविधियों का संचालन कैसे होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सप्ताह में एक बार होना ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अलग से संचालित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए, ठीक है मित्रों। देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो है होती है स्पोर्ट की, आर्ट एंड क्राफ्ट की, ड्रामा,
ठीक है, एक्टिंग वगैरह इनकी जो क्लासेस होती है वो सप्ताह में एक बार होना ही चाहिए। ठीक है, मतलब प्रत्येक विषय के साथ तो सम्मिलित नहीं कर सकते हम, अलग से संचालित भी नहीं कर सकते और अतिरिक्त समय देकर भी हमें संचालित नहीं करना है। यानी सप्ताह में एक बार क्लास होना चाहिए, 2 बार भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे स्कूल में एक बाल सभा एक चीज़ आई है। ठीक है, तो जो बाल सभा होती है, ठीक है, बाल सभा जो होती है उसमें बहुत सारी बच्चों की बातें भी सुनी जाती है, उनके जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो वो कुछ करना चाहते हैं तो उसमें उसे एक्सेप्ट किया जाता है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो एक बाल सभा भी है और अगर हम देखें तो एक एक्टिविटी क्लासेस भी लगती है। ठीक है, तो सप्ताह में एक बार ये चीज़ होना चाहिए। बात करेंगे अगले प्रश्न की, तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? देखिए, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड नहीं भी है फिर भी ये गतिक कौशल से रिलेटेड है, यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल बोला, सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल वे गतिक कौशल होते ब्लूम टैक्सोनॉमी से नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि बोला है जो हमारी छोटी जो मसल्स होती है, छोटी मसल्स को एक्टिव करने वाला गतिक कौशल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 चढ़ना, फुदकना, दौड़ना और लिखना। ठीक है, जब हम लिखेंगे मित्रों तो आप प्लीज़ एक बार ऐसे जैसे हम पेन पकड़ते वैसे हाथ पकड़ के देखिए, हमारी जो छोटी छोटी जो मसल्स होती है उंगलियों की मसल्स, ठीक है, वो सूक्ष्म गतिक कौशल हमें सिखाती है। ठीक है, हमारी पांचों उंगलियां इकट्ठे होती हैं और हम जब लिखते हैं तो वो गति करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना हो जाएगा। चढ़ना हमारी जो यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल ना होकर हमारे वृहद गतिक कौशल में आ जाएगा चढ़ना, जिसमें हमारे हाथ पैर काम करेंगे। ठीक है, फुदकना हमारे पैर और पूरी बॉडी काम करेगी, दौड़ना हमारी पूरी बॉडी एक्टिव रहेगी। लेकिन सूक्ष्म गतिक कौशल में हमारा जो शरीर है वो पूरा निष्क्रिय रहेगा, परंतु जो हमारा हाथ है वो सक्रिय रहेगा, मतलब सूक्ष्म रूप से हमारा हाथ क्या हो जाएगा, सक्रिय रहेगा। यहाँ पर एक आप ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मैंने सूक्ष्म गतिक कौशल लिखने को बताया और ये सारे बृहद गतिक कौशल है। ठीक है, तो आप प्लीज इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला आंसर अगला प्रश्न नंबर 12, कक्षा 4th में एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। ठीक है, कक्षा 4th का बच्चा, देखिए आप जब इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कौन से लेवल का बच्चा बोला गया है। ठीक है, तो कक्षा 4th का, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में कक्षा 4th का एक बच्चा आ जाना चाहिए। ठीक है, और वो कैसा रह रहा है, सदैव चिंतित रह रहा है और कुंठित रह रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रह रहा है वो। तो हम क्या करेंगे, एक शिक्षक होने के नाते हम क्या करेंगे? देखिए मतलब बचपन एवं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी जो प्रश्न है वो अपने आप को एक शिक्षक मानकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप अपने आप को एक शिक्षक होने के नाते उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसकी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे मित्रों, एक शिक्षक होने के नाते स्वयं एक परामर्शदाता के रूप में भूमिका भूमिका का निर्वाह करेंगे। अगर आप लोगों ने डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, तो एक परामर्शदाता करके एक टॉपिक हुआ था हमारे डीएलएड वाले सिलेबस में, और हमारे इस सिलेबस में भी एक परामर्शदाता के रूप में, एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका वाला एक टॉपिक है। तो मित्रों हमें क्या करना है, एक परामर्शदाता के रूप में सबसे पहले तो उसकी क्या करना है, प्रॉब्लम को समझना है। ठीक है, प्रॉब्लम को समझने के बाद उसका कुछ जितना भी हमसे हो सके वो सारी चीज़ें हमें करना है, और अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर हम उसके फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे, परंतु सबसे पहले तो उसे हमें हमारे लेवल पर सॉल्व करना है, क्योंकि बच्चा 10 से 5 हमारे पास में रहता है, उसकी फैमिली से भी ज़्यादा मतलब हमारे पास में वो टाइम स्पेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। अब ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 13वां, एक बालक की मानसिक आयु एक मिनट, ओके, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है। ठीक है, उसका बुद्धि लब्धांक मतलब कि IQ बताना है हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 120, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 22, ऑप्शन नंबर डी 83। ठीक है, एक बालक की जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है और शारीरिक आयु कितनी है, 10 वर्ष है, तो हमें उसका बुद्धि लब्धांक यानी कि IQ बताना है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 120 यानी कि वो जो सुपीरियर बुद्धि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 120। ओके, ये हो गया हमारा आंसर
ऑप्शन नंबर ए। और ये प्लीज़ आप याद रखिएगा, एक सूत्र के द्वारा इसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन प्रश्न नंबर 14, समेकित शिक्षा इंगित करती है। समेकित शिक्षा क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, समेकित शिक्षा के अंतर्गत हमारे जो अदर जो सब्जेक्ट होते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट को एक साथ करके पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के साथ साथ गतिविधियाँ आयोजित की जाती है और भी चीज़ों को उसमें समवाय करके बताया जाता है, ठीक है। और जो मतलब विशिष्ट क्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, जिन्हें हम दिव्यांग बच्चे नहीं कहते, हम उन्हें विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे कहते हैं, ठीक है। आप ये भी बात याद रखिएगा कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, यानी कि जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं तो उन्हें दिव्यांग शब्द का उपयोग किया जाता है उन्हें इंडिकेट करने के लिए, या तो फिर हम उन्हें विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे कहते हैं, परंतु हम उन्हें विकलांग नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये शब्द को हटा दिया गया, विकलांग शब्द का उपयोग नहीं करते, दिव्यांग का उपयोग करेंगे या विशिष्ट क्षमता वाले बच्चे का उपयोग करेंगे। तो उन सारे बच्चों को एक साथ लेकर बैठना और ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाना जो सामान्य बच्चों के साथ वो बैठकर पढ़ सके, तो ये हो जाती है हमारी समेकित शिक्षा, ठीक है। समेकित शिक्षा वाला एक बहुत अच्छा सा टॉपिक दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, ठीक है, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। ऑप्शन नंबर डी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान स्कूल। देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों, वो भी कुछ इस तरीके का ही होगा कि जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, एक सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, ठीक है। आप लोगों ने बाला एक शब्द होता है, ठीक है, बाला एक शब्द होता है, प्लीज इसका फुल फॉर्म आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए बाला मतलब कि बिल्डिंग एज अ लर्निंग, ठीक है, बाला जो होता है बिल्डिंग एज अ लर्निंग, ओके, यानी कि जैसे जो बच्चे होते हैं उनके आधार पर बिल्डिंग को बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर देखा होगा कि स्कूल की जो बिल्डिंग्स होती है उसकी दीवारों पर बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स की होती है, सीखने की बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ये बाला के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो आप ये शब्द याद रखिएगा। और जो आंसर होगा मित्रों वो जाएगा हमारा सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल का निर्धारण किया जाना, एक ही स्कूल का निर्माण किया जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, समेकित शिक्षा, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 15वां, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, ठीक है। एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को किस तरीके से विकसित कर सकता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन की अनुमति को विकसित करके। ऑप्शन नंबर बी, आदर्श रूप से बर्ताव करके। ऑप्शन नंबर सी, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर और उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का गुण किस तरीके से विकसित कर सकेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को एक शिक्षक मानिए प्रश्न को सॉल्व करते समय, और अनुशासन की अनुमति को विकसित करके या आदर्श रूप से बर्ताव करके। सबसे इफेक्टिव जो ऑप्शन होगा मित्रों ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक शिक्षक जो है वो खुद अगर आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे तो विद्यार्थियों पर उसका सामाजिक मूल्यों का बहुत अधिक असर होगा, ठीक है। मतलब वहाँ महान व्यक्तियों के बारे में बता के भी उतना इफेक्ट नहीं होगा, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनेंगे, बच्चे कहानी सुनेंगे, थोड़ा बहुत वो समझेंगे और उसे उतना ज़्यादा वो आत्मसात नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर एक शिक्षक है, शिक्षक को बच्चे 24 घंटे नोटिस करते हैं, मतलब कहना चाहिए कि पूरे टाइम वो नोटिस करते हैं शिक्षक कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, उन्हें किस बात पर गुस्सा आता है, वो किस तरीके से अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आदर्श रूप से अगर हम हमारा व्यवहार रखेंगे तो बच्चे भी हमसे वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, और ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 16वां, ठीक है। राज्य स्तर की एक एकल गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि राज्य स्तर नेशनल लेवल पर एक सिंगल प्रतियोगिता हो, मतलब सिंगर की प्रतियोगिता हो रही है, सिंगल गायक की प्रतियोगिता हो रही है, और विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए एक विद्यालय सिर्फ लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है, लड़कियों को वरीयता दे रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील चिंतन। ऑप्शन नंबर बी, वैश्विक प्रवृत्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी, प्रयोजनात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा हमारा आंसर
ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है, मानते हैं कि लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो सुरीली होती है या उनके आवाज़ में कम तारत्व होता है, ठीक है, मतलब उनकी आवाज़ भारी नहीं होती है, परंतु ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़कों की आवाज़ सुरीली नहीं होती है। तो यहाँ बिल्कुल लैंगिक पूर्वाग्रह का मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह हो रहा है कि लड़के को वरीयता ना देकर लड़कियों को भी वरीयता, मतलब लड़कियों को ही वरीयता दी जा रही है, लड़के को भी वरीयता दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं मित्रों कि जैसे अगर हम घर के काम के लिए सिर्फ लड़कियों को ही वरीयता दे रहे हैं, लड़का अगर कोई काम कर रहा है तो हम उसे बोल रहे हैं कि क्या आप लड़की हो तो इस तरीके से काम कर। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अगर आपने विकास की विशेषता यूनिट नंबर 1 में पढ़ी होगी तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, विकास की सभी प्रतिक्रिया अंतर संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब नहीं, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सभी की विकास की दर समान नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती, यानी कि किसी किसी का विकास धीमी गति से होता है, किसी का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो देखिए निरंतर चलने वाली प्रक्रिया तो है ही है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं होती, परंतु होती है, सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है और हमेशा रेखीय तो होता नहीं है, वर्तुल भी होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों सभी के विकास की दर समान नहीं होती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सभी के विकास की दर समान नहीं होती है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 18, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न ले तो प्रतीत होता है कि शिक्षक को चाहिए कि वह, यदि कोई विद्यार्थी है जो वो पाठ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधि बदल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ में रुचिकर बनाना चाहिए, कक्षा से चला जाना चाहिए और कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक शिक्षक होने के नाते क्या करना चाहिए अगर कोई विद्यार्थी है जो रुचि नहीं ले रहा है, ठीक है। मतलब कोई विद्यार्थी अगर हमारे पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शिक्षण विधि को हमें क्या करना चाहिए? बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब अगर हम जिस शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं उसमें बच्चे रुचि नहीं ले रहे तो हमें उस मेथड को ही चेंज कर देना चाहिए। तो यह हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये हमारा अगला प्रश्न नंबर 19, ठीक है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है, ठीक है। व्यवहार का करना पक्ष में आता है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के गतिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में और ऑप्शन नंबर डी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, ठीक है। कोई भी व्यवहार है उसे करना बोला है, ठीक है। करना कौन से पक्ष में आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा सीखने के गतिक पक्ष में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कोई क्रियाकलाप है, कोई व्यवहार है, हम उसे कर रहे हैं, करना यानी कि गति करना, ठीक है। भावनात्मक रूप से उसे महसूस करना, मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें कुछ अपने थॉट्स बताना या मनोवैज्ञानिक तरीके से उसके नियम सिद्धांत पर उसे कुछ क्लेरिफाई करना, या संज्ञानात्मक रूप से यानी कि हमारी सोच में उसे क्या हम सोचते हैं उसके बारे में, तो ये हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन गतिक रूप से यानी करना हो जाएगा, करना यानी कि एक्टिव चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है। जो क्रिएटिव बालक होते हैं, जो सृजनशील बालक होते हैं, उनका क्या विशेष लक्षण होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए, समस्याओं के प्रति सजग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गतिशील चिंतन का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रबल जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी, समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा विशेष लक्षण है, ठीक है। यानी कि जो सृजनशील बालक है उसका विशेष लक्षण हमें बताना है। तो 1 मिनट में आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा मतलब विशेष लक्षण
नहीं है, कहना चाहिए प्रबल जिज्ञासा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल जिज्ञासा। प्रबल जिज्ञासा यानी कि उनमें क्या होती है, प्रबल जिज्ञासा होती है, यानी कुछ नया बनाने की। ठीक है, यानी कि देखिए यहाँ पर ये तीनों जो चीज़ें हैं वो तो नेगेटिव दी हुई है कि समस्याओं के प्रति सजग नहीं होते वो तो सृजनशील बालक। गतिशील चिंतन का अभाव होता है, बिल्कुल होता है, उनके अंतर्गत गतिशील चिंतन होता है, अभाव नहीं होता है। समायोजन के प्रति जागरूक नहीं होते हैं वो तो जागरूक, यानी कि प्रबल जिज्ञासा उनके अंतर्गत होती है सृजनशील बालकों के अंदर। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। ठीक है, ओके। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। ठीक है, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा शिक्षार्थियों की सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। ऑप्शन नंबर सी परिवार की आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर डी बालक का लालन पालन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है, यानी कि देखिए अधिगम शैली में अंतर बोला है, बहुत सारे शिक्षार्थी, सबकी अधिगम शैली अलग अलग होती है। ठीक है, सबकी अधिगम शैली अलग अलग होती है, मतलब कुछ बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी से यानी बहुत धीमी गति से सीखते हैं। तो यहाँ पर उनकी अधिगम शैली के अंतर का कारण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन की अगर बात करें तो शिक्षार्थी में सामाजिकरण की प्रक्रिया अधिगम शैली को इफेक्टेड नहीं करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अधिगम शैली को इफेक्टेड नहीं करती, बालक का लालन पालन भी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होती है वो होती है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति, यानी कि शिक्षार्थी जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके से वो कुछ करने की सोच रहा है, तो वही उसके अधिगम शैली के अंतर का कारण हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अब अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। एक कक्षा में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। तो देखिए एक कक्षा में बच्चों में भाषा का विकास किस क्रम में होना चाहिए, तो हमें यहाँ पर बताना है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक LSRW, ठीक है, ये प्लीज़ आप याद रखिएगा। ये हमें DLED में बहुत अच्छे से बताया जाता है कि बच्चों में 4 भाषा के कौशल होते हैं और बच्चों के चारों भाषा के कौशल जो होते हैं, चारों कौशल जो होते हैं भाषाओं के, उन्हें एक क्रम में हम विकसित करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर बच्चा सुनना नहीं सीखेगा, ठीक है, तो वो बोलना कैसे सीखेगा। अगर वो बोलना नहीं सीखेगा, ठीक है, मतलब रीडिंग, तो वो पढ़ना कैसे सीखेगा, और पढ़ना अगर नहीं सीखेगा तो वो लिखना कैसे सीखेगा। तो ये क्रम होता है, बिना क्रम के हम बच्चों को भाषा कौशल नहीं सिखा सकते। तो सबसे पहले आप एक शब्द यहाँ पर याद रखिएगा, LSRW। ठीक है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग देन राइटिंग। ओके, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग देन राइटिंग, यानी कि लिसनिंग यानी सबसे पहले सुनना। ठीक है, सुनना कहाँ पर है, यहाँ पर भी सुनना है। एस यानी कि फिर बोलना, स्पीकिंग। ओके, उसके बाद में लिखना, पढ़ना यानी कि रीडिंग। ओके, और फिर हम बोलेंगे यानी लिखना यानी कि राइटिंग। LSRW, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, LSRW। प्लीज़ आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। मानव व्यक्तिगत परिणाम है। ठीक है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन नंबर बी पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर डी केवल वातावरण का। तो अगर मानव व्यक्तिगत परिणाम बोला गया है यहाँ पर, तो मानव व्यक्तिगत रूप से किसका परिणाम है ये पूछा गया हमें। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आनुवंशिकता से भी मानव इफेक्टेड होता है और वातावरण से उससे भी ज़्यादा होता है। तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है मानव का व्यक्तित्व। ठीक है, अगर बच्चा बहुत अच्छे संस्कार है, बच्चे में बहुत ही शार्प माइंड है या बहुत नैतिकता है उसके अंतर्गत, तो उसका मुख्य कारण यही होगा कि उसकी आनुवंशिकता अच्छी है या वातावरण उसका अच्छा है। ठीक है, तो दोनों की अंतःक्रिया जब अच्छी होगी तभी उसके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण होगा। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया हमारा आंसर।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, ठीक है। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे जो होते हैं उन्हें वो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, अमूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मूर्त अनुभव से शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 और 2 के बच्चों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपके माइंड में कक्षा 1 और 2 के बच्चे आ जाना चाहिए, आप प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों, वो मूर्त अनुभव से सीखेंगे, ठीक है। अगर हम उन्हें अमूर्त बातें बताएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे हम अमूर्त रूप से कि बेटा वहाँ पर ऐसा है वैसा है, अमूर्त यानी हम उसके सामने कुछ भी मूर्त नहीं रखेंगे, बस ओरल चीज़ें बताते रहेंगे, तो उतना नहीं सीख पाएंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं ना, वो जो चीज़ देखेंगे वही सीखेंगे, ठीक है। पढ़कर शीघ्र सीखेंगे, क्या वो खुद पढ़कर सीख पाएंगे? नहीं। लिखकर शीघ्र सीखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर हम उन्हें कोई मूर्त चीज़ बताएंगे, हम उन्हें हाथी तो नहीं बता सकते, परंतु हाथी का चित्र जरूर बता सकते हैं। हम उन्हें शेर तो नहीं बता सकते, परंतु शेर का चित्र बताएंगे। लेकिन अगर हमें डॉग अगर पढ़ाना है तो हम उसे मूर्त रूप से, डॉग अगर बाहर चल रहा है तो हम उसे बताएंगे, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे कि बेटा ये कुत्ता होता है या ये डॉग होता है, ये बिल्ली होती है। तो मूर्त रूप से हम उसे बताएंगे तो वो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, ठीक है। शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करता है अतः शिक्षक को ऑप्शन नंबर ए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। देखिए, व्यक्तिक भिन्नता है, सभी बालक अलग अलग होते हैं। व्यक्तिक भिन्नता अगर प्रदर्शित कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सीखने की विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए बच्चा बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बच्चे जो होते हैं व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो हमें एक समान गति पर तो बल देना ही नहीं चाहिए। अनुशासन को, कठोर अनुशासन भी नहीं रखना, और परीक्षाओं की संख्या से कोई बच्चों का सीखने का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सीखने के विविध अनुभवों को बढ़ाना मतलब उपलब्ध कराना चाहिए। बच्चा जिस तरीके से सीखता है वो हमें बताना है। देखिए, आपसे मैं फिर से एक उसी मूवी के बारे में डिस्कशन करूंगी, जो ईशान अवस्थी होता है, उसे जो आमिर खान सिखाते हैं, है ना, तो मतलब उसे बहुत अलग विधि से सिखाते हैं। उसे जो काउंटिंग सिखाते हैं वो सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ के सिखाते हैं। एक बॉक्स इस तरीके से बनाते हैं, उसमें मिट्टी रखते हैं, उस बॉक्स में मिट्टी रख के क्या करते हैं, उसे अक्षर बनाना सिखाते हैं। मतलब वो जो मूवी है वो काफ़ी कुछ मीनिंगफुल मूवी है, तारे ज़मीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो ये हमारा जो प्रश्न नंबर 26 है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है, ठीक है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। ऑप्शन नंबर सी, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। ऑप्शन नंबर डी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। सामाजिकरण से तात्पर्य है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा कि सामाजिक वातावरण के अनुकूल समायोजन, यानी कि हम बच्चे को बता रहे हैं कि सामाजिक वातावरण वो जिस भी आस पड़ोस में रह रहे हैं, अपने परिवार में रह रहे हैं, उसमें अनुकूलन और समायोजन किस तरीके से बनाना है, वही क्या हो जाएगा, बच्चों का सामाजिकरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? एक प्राथमिक स्तर का जो शिक्षक है उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, वो हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, पढ़ाने की उत्सुकता और धैर्य और लगन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल के बच्चों, प्राइमरी स्कूल के शिक्षक का मुख्य गुण पूछा गया है, ठीक है। तो शिक्षण विधि में सक्षमता और विषय का ज्ञान, ठीक। तो ये उतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि देखिए विषय का ज्ञान तो होता ही होता है शिक्षक को, ठीक है। लेकिन प्राइमरी के जो शिक्षक होते हैं उसमें उनमें एक चीज़ होना चाहिए, धैर्य और लगन। देखिए, धैर्य इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पर धैर्य रखना है, क्रोधित नहीं होना है, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील या बहुत ज़्यादा हमें
सहनशील वाले शिक्षक बनना है कि उनकी छोटी-छोटी गलतियों पर, क्योंकि वहाँ जो बच्चे बनते हैं वो बिल्कुल कच्चे, कहना चाहिए मिट्टी की तरह होते हैं। मिट्टी की तरह यानी कि जो घड़ा बनता है उसके पहले की मिट्टी की तरह वो बच्चे होते हैं। हम उन्हें जिस तरीके से ढालेंगे वो उसी तरीके से घड़े में परिवर्तित होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, धैर्य और लगन, यानी कि हमें धैर्य और लगन दोनों ही हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। ओके, ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? देखिए, नर्सरी कक्षा यानी कि आंगनवाड़ी की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार और मेरा विद्यालय। बच्चा जब छोटा होता है यानी कि 3 साल का, ठीक है, जब वो आंगनवाड़ी की कक्षा में आता है तो सबसे पहला अच्छा टॉपिक उसके लिए क्या होगा? मेरा परिवार। ठीक है, आप उससे पूछोगे, क्योंकि बच्चा जो है वो अपने परिवार से अटैच होकर आया है, उसमें प्रवेशीय क्षमताएं जो है वो अपने परिवार से रिलेटेड है। आप उससे उसकी मम्मा के बारे में पूछ सकते हो, आप अपने भाई बहन के बारे में पूछ सकते हैं, नहीं उसके परिवार के बारे में आप जब पूछोगे तो वो काफ़ी चीज़ें रिलेट कर पाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो मित्र से भी अभी उतना ज़्यादा संबंधित नहीं है, पड़ोस से भी नहीं है और विद्यालय से तो अभी वो है ही नहीं। ठीक है, वो आंगनवाड़ी में ही आया है और हमें शुरुआत करना है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है? देखिए, यहाँ पर मैंने अभी जैसे एक कोहलबर्ग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और ये आ गया हमारा जीन पियाजे से रिलेटेड। ठीक है, तो आप पूरे के पूरे सिद्धांत पढ़िए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार यही कहूँगी आप लोगों से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है? वस्तु स्थायित्व यानी क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसके सामने, बहुत छोटा अगर वो है 6 या 7 महीने का, ठीक है, 7 महीने का, उसके सामने हम बॉल रखेंगे और हटा देंगे तो वो रोएगा नहीं। ठीक है, मतलब 6-7 महीने का, उसके सामने हमने बॉल रखी या कोई भी टॉय रखा, ठीक है, कोई भी टॉय रखा, उसके सामने रखा और हटा दिया तो वो रोएगा नहीं। लेकिन जब बच्चा 1.5 साल का समथिंग या 2 साल का समथिंग होने में आता है, हमने उसके सामने कोई टॉय रखा और हटा दिया, ठीक है, टॉय रखा और हटा दिया, तो जैसे ही हम उस टॉय को हटा देंगे तो बच्चा रोने लगेगा। ठीक है, मतलब उसके अंदर वो वस्तु स्थायित्व का गुण आ गया है कि बच्चा समझने लगा है कि ये खिलौना यहाँ से हट चुका, वो खिलौना मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मतलब आंसर की बात कर लेते हैं। तो वस्तु स्थायित्व आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा मित्रों, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, संवेदी प्रेरक चरण पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था भी नहीं होगा, मूर्त संक्रियात्मक भी नहीं और औपचारिक संक्रियात्मक भी नहीं। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा संवेदी प्रेरक चरण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30 सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होना चाहिए सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, प्रशिक्षक की और नियंत्रणकर्ता की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सुगमकर्ता की। जो एक शिक्षक है उसकी एक सुविधादाता के रूप में, एक परामर्शदाता के रूप में ही सीखने की प्रक्रिया में योगदान होता है। ठीक है मित्रों, यानी सुगमकर्ता के रूप में। बच्चे में बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा क्षमताएं होती है, बस हमें उन्हें बाहर निकालना होता है, यानी कि हमें उन्हें सुविधाएं देना होता है कि वो बच्चे अपने क्षमताओं को दिखा सके, अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर होता है हमारा आज का प्रैक्टिस सेट खत्म। ठीक है, और आप लोगों को उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे और आप लोगों से प्रश्न बन भी रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में और आप पूरे के पूरे प्रश्न देखिए। ठीक है, सारे के सारे वो जो सिद्धांत है वो पढ़ लीजिएगा, एनसीएफ पढ़ लीजिएगा और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा हुआ है। तो ठीक है मित्रों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू सो मच।